तो जैसा कि आपको पता है कि जो हम कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे उसमें हमने चक्रीय क्रमचय को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, PYQs करेंगे, या जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें उनको हम सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, उपग्रुप। ध्यान देना, ये क्या है, उपग्रुप है, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। और भाई ग्रुप को तो मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि शायद ग्रुप आपके रग रग में कतई बस गया होगा। अरे बस गया ना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हम ग्रुप के बारे में डिस्कस अब तक कर चुके हैं। जैसे मान लो सपोज करो, अगर ग्रुप की बात करें तो मैंने कहा था कि जैसे ग्रुप के हमने कई प्रकार से हमने ग्रुप को सिद्ध किया था। एक तो हम कह रहे थे कि जैसे अपरिमित समुच्चय उसको ग्रुप दिखाना है तो उसको ग्रुप कैसे पता करते हैं हम, वो ग्रुप होगा। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि कोई अगर परिमित समुच्चय तो उसके लिए ग्रुप कैसे पता लगाते हैं। और भी हमने गुना मॉडुलो, योग मॉडुलो, इन सभी के ग्रुप्स के बारे में अलग अलग संक्रिया सारणी बनाकर भी हमने देखा था कि ये ग्रुप कैसे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको अगर फिर से बता दूं कि ग्रुप की हमने कुल मिला के किसी भी समुच्चय को ग्रुप होने के लिए हमने क्या कहा था कि सर ये होना चाहिए कि पहले तो वो द्विआधारी संक्रिया सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन जरूरी है कि लिखना। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। नंबर सेकंड जो हम बात कर रहे थे उसमें मैंने बात बताई थी कि ये सहचारी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। नंबर थर्ड जो हम बात कर रहे थे उसमें मैंने नंबर फोर्थ बताया था कि इसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। और अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं मतलब हमारा वह समुच्चय जो अरिक्त समुच्चय वो उस संक्रिया के लिए क्या होगा, ग्रुप होगा। और उसी ग्रुप को हम कुछ इस तरह दर्शाते थे, G स्टार, जहाँ पर G क्या है कि अरिक्त समुच्चय, G क्या है, अरिक्त समुच्चय है। और जो स्टार है वो अपनी संक्रिया है। G तो हो गया अरिक्त समुच्चय और स्टार क्या हो गया, एक संक्रिया हो गई। ये तो हो गया क्या, नॉन एम्प्टी सेट, ये ऑपरेशन हो गया। तो इस कंप्लीट G स्टार को हम ग्रुप कब कहते थे, जब ये इन चारों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। अब देखो आपने अब तक समुच्चय भी पढ़े होंगे पहले कभी, अरे पढ़ तो लिए होंगे ना। सपोज करो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। सेट रिलेशन फंक्शन, सेट तो 11th क्लास में ही आ जाते हैं। तो उनमें भी उपसमुच्चय होते थे कि उपसमुच्चय क्या होते हैं, तो हम क्या कहते थे कि सर किसी समुच्चय A का B उपसमुच्चय कहलाता है अगर B के सभी अवयव A में विद्यमान हो। अगर B के सभी अवयव A में विद्यमान हैं तो सर हम कह देंगे कि B क्या है, A का उपसमुच्चय, B इज द सबसेट ऑफ A हो गया। बताओ पढ़ा या नहीं। अब अगर बात करूं मैं उपग्रुप की, भाई समुच्चय उपसमुच्चय की तो हो गई चलो बात। अगर हम अब जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप उपग्रुप की बात कर रहे हैं। कहानी वो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है कि जो हमारा उपग्रुप होता है वो ग्रुप में से ही निकलता है। जैसे किसी समुच्चय में से उपसमुच्चय निकलता है उसी तरह ग्रुप में से कौन निकलता है, उपग्रुप निकलता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि मान लो जैसे ये दे दिया आपको Z+, सपोज करो Z+ आ गया। अब ये जो Z+ है मैं कह रहा हूं कि ये उपग्रुप है किसका, अरे किसका होगा, ये Q+ का होगा। ये जो Z+ है ये किसका उपग्रुप होगा, Q+ का होगा।
अब आप ये भी देख चुके हैं, पहले भी ध्यान देना कि Q है जो परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये तो होगी परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय। ये आपकी योग संक्रिया है। तो योग संक्रिया के लिए Z प्लस Q प्लस R प्लस और C प्लस ये सभी क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। अब देख लो, जो एलिमेंट Z में विद्यमान होते हैं, जितने भी एलिमेंट आपके Z में होते हैं, बताओ ये सभी एलिमेंट Q में होते हैं या नहीं होते हैं? जो एलिमेंट आपके Z में विद्यमान होते हैं, क्या वो Q में विद्यमान नहीं होते? अरे होते हैं ना। और ये एलिमेंट अगर Q में विद्यमान होते हैं तो ध्यान देना भाई, इसका आप कोई भी एलिमेंट ले लो। अब ये मत कहना कि सर परमेय संख्या तो इसको हम तो P/Q की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे संख्या 2 है ना, इसी को भी आप P/Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो। जो संख्या 2 आपको 2 गिवन है, इसको भी आप भाई 2/1 लिखकर इसको आप परमेय संख्या दिखा तो सकते हो ना कि ये क्या होगी, ये कि परमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब ये परमेय संख्या हो गई, मतलब Z में जितने भी संख्या आएंगी, Z में कौन कौन आती हैं, -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक जाती हैं, +∞ तक जाती हैं। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सभी Z के होते हैं। क्या ये सब एलिमेंट Q के नहीं है क्या? अरे भाई सभी को आप P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हो महाराजो, कि ना लिख सकें, लिख सकें ना। अब एक तो ये हो गए, ऊपर से इसके और होंगे, 3/2 आ गया, 5/3 आ गया, एक तो ये आ गए, ऊपर से और एलिमेंट है इसके। ठीक है ना, ऊपर से और एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई ये भी देखो, ये खुद भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और ये भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और दोनों अगर ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें विद्यमान है, तो हम कह देंगे कि भाई हो ना हो ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। बताओ समझ में आया या नहीं। अब देखो ये भी किसी ना किसी का तो सब ग्रुप होगा ना, Z प्लस भी, तो ये किसका होगा, अरे हमने पढ़ा था जैसे 2Z ले लिया प्लस संक्रिया के लिए, तो इसका ये उपग्रुप हो गया। ये इसका जो हमारा 2Z प्लस है, ये खुद किसका उपग्रुप है, Z प्लस का हो गया। अरे पढ़ तो चुके हैं ना कि सभी NZ प्लस संक्रिया के लिए क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पढ़ा है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सभी NZ भी क्या होते हैं भाई, हमारे ग्रुप होते हैं। तो ये 2Z हो गया, ये 2Z प्लस संक्रिया के लिए किसका उपग्रुप है, Z प्लस का है। Z प्लस किसका उपग्रुप है, Q प्लस का है। Q प्लस किसका उपग्रुप है, अरे बताओ ना, Q प्लस किसका उपग्रुप होगा, अरे सर R प्लस का होगा। R प्लस किसका उपग्रुप होगा, R प्लस किसका उपग्रुप होगा, सर C प्लस का होगा। तो ऐसे ही करके इन उपग्रुपों की क्रियाविधि चलती रहती है। तो समझ में तो आ गया होगा भाई। जैसे ये G स्टार है, तो G स्टार का जो उपग्रुप है वो कौन होगा, H स्टार होगा। G स्टार का उपग्रुप कौन होगा, H स्टार होगा। कब होगा, जब खुद H G का अरिक्त उपसमुच्चय हो, जब खुद H G का अरिक्त समुच्चय हो तथा H G की संक्रिया के लिए अगर ग्रुप के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो हम कह देंगे कि H G का क्या हो गया, उपग्रुप हो गया या सब ग्रुप हो गया। बताओ समझ गए कि नहीं। और भी एग्जाम्पल आते हैं इसके, आपने देखा होगा। जैसे सपोज करो ये आ गया Q नोट और गुना संक्रिया के लिए, अरे ग्रुप है या नहीं है ना। तो ये किसका उपग्रुप है, अरे ये किसका उपग्रुप होगा, तो ये होगा सर R नोट का गुना संक्रिया के लिए।
क्यू नॉट, अब क्यू नॉट क्यों लिया है, क्योंकि जीरो का प्रतिलोम विद्यमान है, नहीं होता ये मैं आपको बता भी चुका हूं। क्यू नॉट गुना संक्रिया के लिए ग्रुप है, आर नॉट भी गुना संक्रिया के लिए ग्रुप है। अब एक बात बताओ, क्या क्यू नॉट आर नॉट में नहीं आ रहा? क्या क्यू नॉट के सभी अवयव आर नॉट में विद्यमान नहीं है ना? और इसके अवयव इस आर नॉट में विद्यमान है, और इस आर नॉट की संक्रिया जो गुना दे रखी है, इसके लिए ये क्यू नॉट भी क्या है कि ग्रुप है। तो बताओ अपनी वो डेफिनेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट नहीं हो रही? अरे हो रही है ना, और संतुष्ट हो रही है, तो हम कह देंगे कि क्यू नॉट गुना आर नॉट गुना का क्या होगा, उपग्रुप होगा। ठीक है ना। अब देखो आर नॉट गुना भी किसका उपग्रुप होगा, तो ये हो गया किसका, सी नॉट गुना का। बताओ डबल रिवीजन हुआ या नहीं? इसके भी क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप में, मैंने कहा था इसके क्वेश्चन बनेंगे। आपको दे दिया निम्न में से ग्रुप कौन सा है, ये सब ग्रुप हैं दे रखे हैं जो, ठीक है ना। अब इस तरह हम किसी उपग्रुप को दर्शाते हैं। जैसे जेड है, अब जेड प्लस की बात कर रहे हैं, अब जेड प्लस में ये एलिमेंट आ गए। मैं अभी कह रहा था आपसे किसकी, 2z प्लस की। तो 2z प्लस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, -6 -4 -2 0 2 0, कौन आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, इस तरह एलिमेंट आएंगे। चलो एक बात बताओ, क्या ये एलिमेंट इसमें विद्यमान नहीं है? क्या ये एलिमेंट इसमें विद्यमान नहीं है क्या? अरे है ना। और देखो ये भी खुद ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तत्समक इसमें है, प्रतिलोम सबके इसमें होंगे, द्विआधारी संक्रिया समृद्धता को ये सेटिस्फाई करेगा, और सहचारी भी होगा क्योंकि योग संक्रिया है। तो 2z में ये आगे, ये सभी अवयव z प्लस में मौजूद हैं, ये भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और इसकी संक्रिया के लिए ये भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि भाई 2z प्लस है, वो z प्लस का क्या होगा, उपग्रुप होगा। और 2z प्लस अगर z प्लस का उपग्रुप है तो आप समझ में तो अच्छी तरह समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो ध्यान देना, अरे भाई समझ में तो आ गया ना। देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, लिखो भाई परिभाषा, क्या लिखनी है, परिभाषा लिखो, जिसको क्या कहते हैं हम, डेफिनेशन। बोल रहे होंगे सर ये भी कौन सी कहने की बात है, ठीक है ना भाई, मैंने कह दिया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो ध्यान देना, माना ग्रुप, या ऐसे लिख दो यदि, माना की जगह यदि भी लिख लो, वैसे माने में मान भी ले तो कोई घाटा नहीं है। यदि ग्रुप जी का, यदि ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय, यदि ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय H है, तब H ग्रुप जी का, तब H ग्रुप जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है। तब H ग्रुप जी का उपग्रुप कहलाता है यदि H जी की संक्रिया के लिए, यदि H जी की संक्रिया के लिए ग्रुप के सभी प्रतिबंधों को, ग्रुप के सभी प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो मैं कह रहा था कि ग्रुप जी अरिक्त उपसमुच्चय, जैसे कोई ग्रुप जी है, उस ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H है, तब H जी का उपग्रुप कहलाता है यदि H जी की संक्रिया के लिए ग्रुप के सभी प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है ना। जैसे
एग्जाम्पल के लिए यही ले लो, अरे जो मैंने अभी लिखाए थे ना उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप वापस से लिख दो। तो एग्जाम्पल क्या क्या लिखाए थे, एक तो लिखाया था मैंने z प्लस, इस z प्लस का ये खुद z प्लस किसका उपग्रुप है, अरे किसका है, q प्लस का, q प्लस खुद किसका उपग्रुप है, तो ये हो गया किसका, r प्लस का, और r प्लस खुद किसका उपग्रुप है, तो ये हो गया c प्लस का। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप उनको गुना के लिए लिखो तो ये हो गया क्या, q नोट गुना, ये खुद किसका उपग्रुप है, ये उपग्रुप हो गया किसका, r नोट गुना का, और r नोट गुना है वो किसका उपग्रुप है, तो ये किसका उपग्रुप हो गया, c नोट गुना का। तो ये अलग अलग क्या हैं, उपग्रुप दिए गए हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो हमारे उपग्रुप होते हैं ना, जो हमारे उपग्रुप होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें देख भी सकते हो, जैसे जी दे दिया और GM 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा दे दिया। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका क्या चाहिए, उपग्रुप चाहिए, H चाहिए। अब मुझे इसमें से ऐसे एलिमेंटों का, ऐसे अवयवों का क्या करना है, चयन करना है जो खुद इसमें से लिए गए हों, जिनके अवयव मतलब इनका वो उपसमुच्चय हो, तथा इसके बाद जो इसमें संक्रिया काम कर रही है, जो इसमें संक्रिया काम कर रही है, कौन सी संक्रिया है इसमें, गुना संक्रिया है। तो इस गुना संक्रिया के लिए वह खुद भी ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मान लो आपने H ले लिया और H ले लिया आपने 1 और -1 ले लिया, क्या 1 - 1 ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, अरे करता है ना। तो देखो ये खुद 1 - 1 इस संक्रिया के लिए खुद क्या है, ग्रुप है, और जो इसमें एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इस जी में ऑलरेडी विद्यमान है, मतलब जी में से तो लिया गया है ना। तो यहाँ पर H है वो जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है। यहाँ पर H जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है। अब अगर बात करें उपग्रुपों के प्रकार की, ध्यान देना उपग्रुप कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें किसकी, उपग्रुपों के प्रकार की, तो उपग्रुप हमने 2 प्रकार से पढ़ते हैं, जिनमें पहला तो आता है कौन सा, अनुचित, इसमें लिख देना टाइप्स ऑफ सब ग्रुप। तो इनमें जो नंबर फर्स्ट आता है वो आता है अनुचित या विषम उपग्रुप। क्या आता है, अनुचित या विषम या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है ना। तो उपग्रुपों के अगर प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले आता है अनुचित विषम उपग्रुप आता है। ठीक है ना। और जो नंबर सेकंड आता है यहाँ पर वो कौन सा आता है, उचित उपग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है ना। तो ग्रुप कुल मिला के 2 तरह से पढ़ते हैं, एक तो अनुचित या विषम उपग्रुप और दूसरा क्या होता है, उचित या प्रॉपर उपग्रुप। अब जो दिमाग में बात आ रही है वो यही आ रही है कि सर ये अनुचित या विषम उपग्रुप कौन होता है और ये उचित या प्रॉपर उपग्रुप कौन होता है। ठीक है ना। अगर इनकी बात करें तो ध्यान देना, इस परिभाषा को हटा दो यहां से। देखो ध्यान देना, जैसे मान लो सपोज करो
हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा था अभी, जो हमने एग्जाम्पल यूज लिया वो क्या लिया, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अरे यही एग्जाम्पल था ना। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें अनुचित या विषम उपग्रुप कौन से होते हैं और जो उचित उपग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैं इसमें कुल मिला के अगर उपग्रुपों की बात करूं तो एक तो H1 हो गया, कौन बना गया भाई, तत्समक अवयव से भी तो क्या बनता है, उपग्रुप बन जाएगा इसका, क्योंकि तत्समक अवयव खुद ग्रुप प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एक तो ये खुद बन हो गया और एक ये स्वयं हो गया। एक कौन हो गया, ये स्वयं हो गया। अरे पढ़ते हैं ना समुच्चय में, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक ग्रुप भी स्वयं का क्या होता है, उपग्रुप होता है। प्रत्येक ग्रुप स्वयं का उपग्रुप होता है। ठीक है ना। और ये जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों को ही क्या कहते हैं हम, अनुचित। इन दोनों को ही क्या कहते हैं हम, अनुचित या विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर। ठीक है ना। अब इसके बाद इन दोनों के बाद आप जितने भी, अब इसके बाद आप जितने भी उपग्रुप बनाएंगे वो सभी किस में आते हैं, उचित उपग्रुप में आते हैं। जैसे मान लो आपने H3 और बना लिया इसमें, और जो H3 बनाया है वो क्या है, 1 और -1 आ गया। अरे भाई ये भी तो इसका उपग्रुप ही है ना, देखो ये हो गया, ये तो होगा ही, और ये भी इसका उपग्रुप है। तो ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं हम उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। हाँ जी, कोई दिक्कत है नहीं है ना सर। तो दोनों प्रकार के उपग्रुप हो गए, एक तो अनुचित या विषम उपग्रुप हो गया और दूसरा उचित उपग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। ठीक है ना। इनको आप लिखना चाहो तो लिख लेना स्टार बना के कि यहां H1 में, या ऐसे नहीं लिखना चाहो, हाँ ऐसे तो लिखना पड़ेगा, यहां, या ऐसे लिख दो, किसी ग्रुप G, ये और भी अच्छा रहेगा, किसी ग्रुप G के उपग्रुप कौन कौन से, एक तो E तथा कौन सा, दूसरा स्वयं। ठीक है ना। एक तो खुद तत्समक अवयव का हो गया, एक दूसरा वे स्वयं हो गया, क्या कहलाते हैं, अनुचित उपग्रुप कहलाते हैं। अनुचित या विषम उपग्रुप कहलाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या। एक तो खुद ई हो गया तत्समक अवयव का जो उपग्रुप होगा, और एक खुद स्वयं ग्रुप हो गया, दोनों ही क्या कहलाते हैं, अनुचित या विषम उपग्रुप कहलाते हैं। तथा बाकी के सभी उपग्रुप, क्या कहलाते हैं, उचित उपग्रुप कहलाते हैं। उचित उपग्रुप कहलाते हैं। बाकी के सभी क्या कहलाते हैं, उचित उपग्रुप कहलाते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी ग्रुप G में उचित उपग्रुप कौन से होते हैं, अनुचित उपग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और है, ध्यान देना, ऐसे ये दे दिया,
जी बराबर दे दिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जो इसमें संक्रिया है, जो इसमें संक्रिया काम कर रही है वो गुना है। अब इसमें पूछ रहा है कि चलो भाई ये बताओ कि कितने तो अनुचित या विषम उपग्रुप होंगे और कितने उचित या प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। ठीक है ना। अब इनको निकालना है हमें, तो ध्यान देना, इसको अगर सॉल्व करें तो भाई 2 तो आपके माइंड में सीधे ही आ जाएंगे कि सर एक तो H1 हो गया जिसमें आप क्या करो तत्समक अवयव ले लो, और दूसरा H2 हो गया उसमें ये खुद आ जाएगा। और ये जो दोनों लिए गए हैं ये लिए गए हैं हमारे कौन से हैं, अनुचित या विषम उपग्रुप। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसमें अनुचित उपग्रुपों को छोड़कर और कोई भी उपग्रुप विद्यमान नहीं है। बताओ और कोई उपग्रुप 1 ओमेगा से नहीं बना सकते, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से नहीं बना सकते, 1 ओमेगा स्क्वायर से नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो इनके अलावा इसमें और कोई भी उपग्रुप विद्यमान नहीं है, तो इसमें लिख देना उचित उपग्रुपों की संख्या। तो ये कितनी हो गई भाई, 0 होगी। और अनुचित या विषम उपग्रुपों लिख देना चाहे की संख्या, तो ये कितनी होगी, ये हो गई 2। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा माइंड में कि सर ऐसे तो प्रत्येक ग्रुप में 2 अनुचित उपग्रुप तो फिक्स ही होते होंगे। अनुचित उपग्रुप तो प्रत्येक ग्रुप के लिए क्या होते होंगे, फिक्स ही होते होंगे। ये तो 2 ही आते होंगे। ठीक है ना। और इस तरह का ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, तो पहले उस क्वेश्चन को लिखो फिर बताऊंगा आपको। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत भी हुआ था और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, और वो भी किसकी है, समझने की। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान देना, जो हमारा इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन था वो था किसी समूह के अनुचित या विषम उपसमूहों की संख्या होती है। ध्यान देना, किसी समूह के विषम या अनुचित उपसमूहों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि किसी समूह के विषम या अनुचित उपसमूहों की संख्या होती है। और इसमें जो ऑप्शन है वो दिए गए थे क्या, अरे ऑप्शन है इसमें 1 to n और g पर निर्भर, 1 to n और g पर निर्भर। ये क्वेश्चन था भाई, 1 to n और g पर निर्भर। अब इसमें जो मोस्टली हमारे जो आंसर दिए गए थे वो कहाँ पर आए थे, 2 पर आए थे। क्योंकि हमें पता है कि भाई इसने पूछ लिया कि किसी भी ग्रुप में या समूह में अनुचित या विषम उपसमूह की संख्या एक तो तत्समक होती है और एक जी क्या होती है, स्वयं होती है। एक तो तत्समक हो गई और एक जी खुद क्या हो गई, स्वयं हो गई। लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई वो ये हुई कि ये हमारा क्या हुआ, गलत। जो हमारे गिवन क्वेश्चन का आंसर था वो कुल मिला के क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये गलत हुआ क्यों भाई, अरे भाई एक बात बताओ, चलो आपने ये तो कह दिया कि भाई कोई भी ग्रुप है उसके विषम या अनुचित उपसमूह एक तो तत्समक होता है, एक वो स्वयं होता है। अब जब एक बात बताओ, जब आपको ग्रुप ही एक तत्समक का ही दे दिया,
जब आपको ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट दे दिया और वो भी तत्समक है, तो उसमें कहाँ दो आ गए, उसमें तो एक ही रह गया। भाई जरूरी थोड़ी है आपको अवयव सभी अवयव देगा, तत्समक भी देगा, अन्य अवयव भी देगा। हो सकता है केवल आपको एक तत्समक अवयव ही दे दे और उस तत्समक अवयव के बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि उसमें विषम या अनुचित उपसमूह की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कि सर ये जी पर डिपेंड करेगा, ये जी पर निर्भर करेगा। भाई जी में एलिमेंट अगर ऑर्डर ऑफ जी केवल एक ही दे रखी है तो उसमें तो सर अवयवों की संख्या 1 होगी, या विषम या अनुचित उपसमूह की संख्या 1 होगी। अगर ऑर्डर ऑफ जी 2 है तो 2 होगी। भाई कहीं ना कहीं दोनों आंसर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें एक भी कर रहा है और 2 भी कर रहा है। तो डिपेंड करता है ये कि उस ग्रुप जी का ऑर्डर क्या दिया गया है। अगर ऑर्डर 1 है तो उपसमूह की संख्या 1 होगी, 2 है तो उपसमूह की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था कि ये किस पर निर्भर करता है, जी पर। ठीक है ना। तो इसमें आप नोट लगा के लिख भी देना, किसी ग्रुप क्या लिखना है, किसी ग्रुप जी के उपग्रुप एच में, किसी ग्रुप जी के उपग्रुप एच में विषम या अनुचित, विषम या अनुचित उपग्रुपों की संख्या किसी ग्रुप जी के विषम या अनुचित उपग्रुपों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। इसको आप रेस कर देना, किसी ग्रुप जी के, क्योंकि भाई विषम या जो अनुचित उपग्रुप हैं तो ये भी तो उपग्रुप ही ले रहे हैं ना, तो एच की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है ना। तो किसी ग्रुप जी के विषम या अनुचित उपग्रुपों की संख्या 2 होगी यदि क्या, कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये दे देता कि यहाँ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 2 या 2 से अधिक है, तब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होता, करेक्ट होता। अगर आपको ये कह देता कि ऑर्डर ऑफ जी खुद क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता, करेक्ट होता। इस सिचुएशन में ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ग्रुप के विषम या अनुचित उपग्रुपों की संख्या 2 तभी होगी जब उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब इसी के कुछ पॉइंट भी होते हैं, लिखते चलो। तो ये लिखना, यदि एच, या ऐसे लिखना, यदि अरिक्त समुच्चय, यदि अरिक्त समुच्चय एच, यदि अरिक्त समुच्चय एच ग्रुप जी का उपग्रुप है, यदि अरिक्त समुच्चय एच, यदि अरिक्त समुच्चय एच ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है, तब इसमें कुल मिला के 3 पॉइंट काम करते हैं। ये आपको दे दिया कि अरिक्त समुच्चय एच ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है, तब इसमें नंबर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जी में, क्या ऐसे लिख दो, एच में तत्समक अवयव, एच में तत्समक अवयव वही होगा जो
जी का क्या है, तत्समक अवयव है। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि जो H का तत्समक अवयव है ना, वो वही होगा जो G का क्या है, तत्समक अवयव है। मतलब आपको जैसे HG का उपग्रुप दे रखा है, तो ये बात गांठ बांध लेना कि जो G का तत्समक अवयव था ना, वही किसका होगा, H का, और वो हम अभी देख भी चुके हैं। जैसे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा में जो ये तो G हो गया, और जो हमारा H था वो कौन था, 1 और -1, तो 1 वहाँ भी आ गया, 1 यहाँ भी आ गया। G का भी तत्समक 1 था और यहाँ H का भी तत्समक क्या हो गया, 1 हो गया, तो दोनों का ही तत्समक क्या आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है ना। नंबर सेकंड क्या कहता है ये, यदि G में किसी अवयव, यदि G में किसी अवयव एक ही कोटि, G में किसी अवयव एक ही कोटि, क्या मानोगे, 3 है, तो H में भी उस अवयव एक ही कोटि, H में भी उस अवयव एक ही कोटि क्या होगी, 3 होगी। मतलब देखो भाई, H में खुद G के ही तो एलिमेंट आते हैं ना, H में खुद G के ही तो एलिमेंट आते हैं। अब जैसे मान लो 1 है, 1 की कोटि G में भी एक है और H में भी क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है ना। -1 है, -1 की कोटि G में 2 है, H में भी क्या होगी, 2 ही होगी। तो जैसे कोई भी अवयव है, उसकी G में जो कोटि है, अगर वो H में वो अवयव आ गया तो उसकी कोटि वही होगी। ये नहीं है कि G में अलग कोटि हो गई और H में क्या हो गई, अलग कोटि हो गई, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रख लेना पहली, कि अगर G का जो तत्समक अवयव दे रखा है, H का भी वही तत्समक अवयव होगा। G में किसी अवयव की कोटि जो दे रखी है, H में भी उस अवयव की कोटि वही होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो ये पॉइंट है आपके। एक प्रतिलोम के लिए भी लिख लो चाहे, नंबर 3, G में किसी अवयव, G में किसी अवयव A का प्रतिलोम A का इनवर्स है, या B ले लो चाहे, तो H में भी अवयव A का, H में भी अवयव A का प्रतिलोम क्या होगा, B होगा। तो ये बात भी याद रखना, जो प्रतिलोम किसी अवयव का आपको G में दे रखा है, उस अवयव का प्रतिलोम H में भी वही होगा। तो कुल मिला के 3 पॉइंट्स इसके कुछ ऐसे हैं, इनको आप याद रख लेना। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, जैसे 1-2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उनकी बात करें तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि यदि G बराबर, क्वेश्चन है आपका, G बराबर दे रखा है Z+। अब Z का मतलब तो जानते ही हो ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह जा रहा है, और संक्रिया प्लस है इसमें, इसी तरह तो ये दिखा रहा है ना, ये कुछ इस तरह है। ठीक है ना।
अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये इसमें कह रहा है ये Z प्लस दे दिया, तो वही है इसका क्वेश्चन कि इसमें विषम और जैसे अनुचित और उचित उपग्रुप कौन कौन से होंगे। ठीक है ना, आपको Z प्लस के लिए बताना है। तो क्वेश्चन तो क्या है कि इसमें पूछ लिया कि मान लो मैं विषम या अनुचित उपग्रुप है। जैसे मान लिया आपको सपोज करो ये कह रहा है कि इसके विषम या अनुचित उपग्रुप कौन कौन से होंगे, तो आपको इसमें बताना है कि देखो कुल मिला के अगर इसके आंसर की बात करें तो एक तो हो गया H1, अब H1 कौन हो गया, 0 हो गया भाई, तत्समक इसका 0 ही तो होगा ना प्लस संक्रिया के लिए। एक हो गया इसमें H2 और H2 कौन हो गया, खुद Z प्लस हो गया। और भी होंगे हालांकि इसके, लेकिन जो विषम या अनुचित है ना वो तो यही होंगे दो। अब यहां वैसे भी देख लो ऑर्डर ऑफ G क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या ग्रेटर देन 2 ही है, इक्वल टू भी नहीं है। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा ही तो है ना, अरे इसका ऑर्डर क्या है, 2 से ज़्यादा ही है। अब देख लो, ध्यान देना, H3 भी निकाल सकते हो 2Z प्लस, H4 भी निकाल सकते हो इसमें 3Z प्लस, और HN भी निकाल सकते हो NZ प्लस। तो ये सभी दे रखे हैं, ये क्या होंगे, इसके उचित उपग्रुप होंगे। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन ये भी बन गया है इसमें कि जैसे आपसे कह दिया G बराबर Z प्लस दे दिया, तो इसमें उचित उपग्रुपों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, इनफाइनाइट, अनंत होगी। अरे भाई कहीं तक नंबर हो सकते हैं, कोई पता थोड़ी है कितने होंगे, तो कितनी हो गई, अनंत हो गई। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया इसने, ध्यान देना, ये दे रखा है Z बराबर या G बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर में उचित उपग्रुपों की संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है, उचित उपग्रुपों की संख्या है, और नंबर ऑप्शन दे दिए इसने, क्या कौन से होंगे, एक तो दे दिया 1 गुना संक्रिया के लिए, ठीक है ना, नंबर सेकंड दे दिया इसने 1 ओमेगा स्क्वायर संक्रिया गुना, नंबर थर्ड दे दिया इसने क्या 1 ओमेगा संक्रिया गुना, और नंबर फोर्थ दे दिया इसने नन। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। 1 ओमेगा स्क्वायर में क्या पूछ रहा है, ये उचित उपग्रुपों की संख्या पूछ रहा है, ना कि अनुचित। ये बात भी ध्यान रखना कहीं वैसी ऑप्शन टिक हो जाए। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है ये, उचित उपग्रुपों की संख्या, तो इसमें उचित उपग्रुपों की संख्या क्या होगी, नन होगी। एक भी इसमें उचित उपग्रुप विद्यमान नहीं होगा, अनुचित उपग्रुप इसमें 2 होंगे। ठीक है ना। अब देखो कुछ और इसके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज की बात करें, जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन करने में काम भी आती हैं। अगर बात करें इनके गुणधर्मों की तो ध्यान देना, उपग्रुप के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज, तो इसके गुणधर्म क्या हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट आता है ग्रुप जी का उपग्रुप H कहलाता है यदि ग्रुप जी का उपग्रुप H कहलाता है। H खुद एक अरिक्त उपसमुच्चय किसका,
जी का, ठीक है ना। तो इसका उपग्रुप H कब कहलाएगा कि जैसे मान लो आप H में से दो एलिमेंट ले रहे हैं, A बिलोंग्स टू H और B भी बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है, और तब अगर ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए H में, A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग किस में कर जाए, H में कर जाए, तो यहाँ पर हम कह देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, तो हमारा जो H है ना वो G का क्या होगा, उपग्रुप होगा, ठीक है ना। इसमें जो नंबर सेकंड आता है वो आता है कि परिमित ग्रुप, देखो ये कंडीशन दोनों के लिए लागू होगी, अपरिमित है उसके लिए खास करें, परिमित में भी ये लागू होगी, ठीक है ना। और ये कंडीशन केवल परिमित के लिए लागू होगी, तो इसमें लिख दो परिमित ग्रुप G का, परिमित ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय, परिमित ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है यदि, देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें भी H के आपको दो एलिमेंट लेने, जैसे A बिलोंग्स टू H है, एक B बिलोंग्स टू H है, और इसमें अगर ए बी भी बिलोंग कर जाए किसमें, H में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H हो, दोनों एलिमेंट H से लिए गए, ए बी बिलोंग H से कर रहा है, बी भी बिलोंग H कर रहा है, अगर इनका A इंटू बी भी बिलोंग कर जाए H में, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम, अरे क्या कह देंगे कि जो H है हमारा अरिक्त समुच्चय H है वो G का क्या होगा, उपग्रुप होगा, ठीक है ना। जैसे देखो सपोज करो आपने एग्जांपल ले लिया 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, वैसे तो पक गए होंगे इस एग्जांपल से, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने इसका जो उपग्रुप लिया था वो लिया था क्या, 1 और -1 H लिया था। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे G भी दे दिया और H भी दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि चलो ये बताओ कि ये H G का उपग्रुप होगा या नहीं होगा, ये H G का उपग्रुप होगा या नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में बताने के लिए आप क्या करेंगे, सर ऐसा करो H के दो एलिमेंट ले लो, उनमें आप कुछ इस तरह की संक्रिया लगा दो, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ग्रुप होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अगर इसमें प्रतिलोम की बात करें तो आपको पता ही है खुद के ही प्रतिलोम है दोनों, अरे खुद के ही तो है ना ये भाई, 1 का प्रतिलोम क्या है, 1 है, और -1 का प्रतिलोम -1 है, ठीक है ना। 1 का प्रतिलोम 1 है और -1 का प्रतिलोम क्या है, -1 है। हमने एक गुणधर्म भी पढ़ा था समकोटि के लिए, याद हो तो, कि किसी ग्रुप की कोटि अगर सम है तो उसमें तत्समक अवयव के अतिरिक्त एक अवयव एक और ऐसा होता है जो स्वयं का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। अगर कोटि क्या है, सम है। आयोटा का हमारा यहाँ पर जो प्रतिलोम था याद तो होंगे ना, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा था और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आप कोई दो एलिमेंट ले लो, अब दो तो है ही है, ये लेंगे क्या, आपने जैसे एक तो 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू H और -1 बिलोंग्स टू H, संक्रिया इसमें गुना है तो दोनों का गुना कर दिया, 1 गुना -1 तो कितना आ गया, -1 आल्सो बिलोंग्स टू H, ठीक है ना, -1 आल्सो बिलोंग्स टू H हो गया। इसका मतलब H G का क्या है, उपग्रुप है। अब ये सोच रहे होंगे सर चलो ठीक है, ये तो हमको पहले से ही पता था, आपने तो पहले से ही इसका उपग्रुप ले लिया, चलो भाई और मान लो, जैसे आपने H मान लिया क्या, आयोटा और माइनस आयोटा, ये क्या है, इसके जनक है ना, जनरेटर पढ़ा है ना, ये क्या है, इसके जनक है, ठीक है ना। अब इसके लिए निकालना है
तो देखो दोनों को उठा लो, आयोटा बिलोंग्स टू एच माइनस आयोटा बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का गुना कर दो, आयोटा गुना माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, मतलब प्लस का 1 आ गया। क्या ये एच में बिलोंग कर रहा है? अरे ये एच में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, और एच में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका उपग्रुप नहीं होगा। अरे दोनों को मत लिख देना, ये तो उपग्रुप होगा, ये तो उपग्रुप होगा और ये उपग्रुप नहीं होगा, उपग्रुप नहीं होगा, ये तो होगा और ये उपग्रुप कतई नहीं होगा। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा सा बिंदु है और बड़े प्यार से ही लिखेंगे इसको। लिखो, यदि एच व के, यदि एच व के ग्रुप जी के, ग्रुप जी के क्या हैं, एच के ले लो या H1 H2 ले लो, कुछ भी ले लेना, ठीक है ना, उपग्रुप हैं, तब H इंटरसेक्शन के, H इंटरसेक्शन के मतलब ये क्या हो गया, H व के का क्या है, ये सर्वनिष्ठ है, तब H इंटरसेक्शन के भी जी का क्या होगा, उपग्रुप होगा, तब H इंटरसेक्शन के भी जी का क्या होगा, उपग्रुप होगा। परंतु H यूनियन के, परंतु H यूनियन के क्या है, ये H व के का संघ, ठीक है ना, तो H यूनियन के ग्रुप जी का उपग्रुप होना, ग्रुप जी का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, मतलब H यूनियन के का ग्रुप जी का उपग्रुप होना कतई आवश्यक नहीं है। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, ध्यान देना, जैसे मान लो आपने ये एग्जाम्पल ले लिया, देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल है हमारा, और ये जो आपने लिया है वो ले लिया क्या, Z+, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना, यही ले लिया आपने। अब आपको पता है कि Z+ संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है, आपने मान लिया ये G ले लिया, ठीक है ना, क्या ये G ले लिया, अरे ग्रुप है ना, पता है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो मैंने ले लिया H1 या H ही ले लिया, H के लेके चल रहे हैं ना, ये ले लिया मैंने 2Z+, तो ये कितना होगा, -6 -4 -2 0 2 4 और 6, ठीक है ना। और जो नंबर सेकंड हमने के लिया है, ये ले लिया मान लो 3Z+ ले लिया, और ये क्या होगा, अरे कितना होगा, -9 -6 -3 0 3 6 9 होगा। इसी तरह तो होगा ना, एक तो 2Z+ ले लिया और एक 3Z+ ले लिया। अब जो नंबर फर्स्ट हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो निकाल रहे हैं हम H इंटरसेक्शन के। चलो बताओ H इंटरसेक्शन के क्या होगा, अरे इन दोनों में वेनिस्ट देखो ना,
हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, सही है, ठीक है ना। इसमें देखो आप, इन दोनों में ओवेनिस्ट क्या आ रहा है, इन दोनों में जो ओवेनिस्ट आ रहा है, एक तो आ गया -6, ठीक है ना, एक आ गया 0, एक आ गया +6, और आगे भी कौन आएगा, अगर इधर की बात करें तो -12 आएगा, इधर कौन आएगा, 12 आएगा। इस तरह के एलिमेंट आएंगे जो H इंटरसेक्शन किए उसमें, इस तरह के आएंगे। अब ये बताओ क्या ये ग्रुप नहीं है? अरे भाई ध्यान देना, किसके लिए, ये खुद क्या बना रहा है, ये खुद बना रहा है 6Z+, बताओ बना रहा है या नहीं? अरे ये खुद भी तो किसको बना रहा है, 6Z+ को ही तो बना रहा है, और 6Z+ खुद भी क्या है, ग्रुप है। तो लिख दो जो कि G का क्या है, उपग्रुप है। तो H और K दोनों G के उपग्रुप हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी G का क्या होता है, उपग्रुप होता है, ठीक है। अगर इसी के हम यूनियन की बात करें तो ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे H यूनियन K की, और H यूनियन K में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, -9, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 9, ये आएंगे एलिमेंट इसमें। और इसमें अगर ये एलिमेंट आ गए तो भाई अब बता दो आप, ये ग्रुप होगा क्या? अरे इसमें समृद्धता ही नहीं हो रही, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, क्या इसमें 5 विद्यमान है? नहीं है ना, जो कि लिख देना, जो कि योग संक्रिया के लिए, जो कि योग संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। अतः H यूनियन के G का उपग्रुप नहीं होगा। अतः H यूनियन के G का उपग्रुप नहीं होगा। अब बात ये आ रही है कि भाई ये उपग्रुप होगा कब फिर? हमने ये तो देख लिया कि भाई H यूनियन के वो G का उपग्रुप नहीं होगा, पर ये उपग्रुप होगा कब? कब हम कहेंगे कि ये G का उपग्रुप है? तो ये भी बात देख लो, चलो भाई G का उपग्रुप होगा कब, ये ध्यान देना। इसमें लिखो अब आप नोट लगा के, H यूनियन के ग्रुप G का उपग्रुप होगा, H यूनियन के ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि H सबसेट हो K का, या K सबसेट किसका हो, H का। अगर ये दोनों कंडीशन आपको दिख रही हैं तो फिर आप कह देंगे कि भाई H यूनियन K है वो G का क्या होगा, उपग्रुप होगा। अब इन सबसेटों से फायदा क्या हुआ है भाई, एक बात बताओ, देखो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कह रहा है कि H इज द सबसेट ऑफ K है, H इज द सबसेट ऑफ क्या है, K है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो एलिमेंट H में वो K में विद्यमान होंगे, जो एलिमेंट H में वो K में विद्यमान होंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझे इसको, तो सपोज करो आपने ये G बराबर Z+ ही ले लिया, मतलब यही मान के चल रहे हो आप, Z+ आपने यही ले लिया,
ठीक है ना। अब इसमें मैं जैसे एक तो H मान रहा हूँ, H मान लिया हमने 2Z+, 2Z+ में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 इस तरह होंगे। ठीक है ना। जो हमने K कंसीडर किया यहाँ पर वो मान लिया हमने 4Z+। अब इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, तो -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 इस तरह के एलिमेंट होंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या दोनों में। एक तो G मान लिया, एक H है और ये कौन आ गया, K आ गया। ठीक है। अब आपको पता तो है ही है कि यहाँ पर देखो इसके तो दोनों क्या हैं, ये उपग्रुप है। जो H और K हैं ये दोनों G के क्या हैं, उपग्रुप हैं। ये तो पता ही है हमको। ठीक है ना। अब ध्यान क्या देना है, देखो इधर ध्यान देना। एक तो बात कर रहा है ये 2Z+ की और एक बात कर रहे हैं 4Z+ की। क्या यहाँ पर जो 4Z+ में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या इसमें विद्यमान नहीं है, और इससे एक्स्ट्रा भी है इसमें। तो इसका मतलब है क्या कह सकते हैं हम यहाँ K सबसेट किसका होगा, H का होगा। चाहे इसको भी हटा दो, K किसका सबसेट है, H का है। जो K के एलिमेंट हैं वो खुद H में विद्यमान है। ठीक है ना। जब आप इनका यूनियन करने बैठोगे, H यूनियन के बताओ करके बताओ, H यूनियन के कितना आएगा सर, -12, -8, हाँ जी, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो ये एलिमेंट आ रहे हैं क्या ये H में पहले से विद्यमान नहीं है। जो हमने इनका यूनियन किया है क्या वो खुद ये H ही नहीं बन गया, तो ये किसके बराबर आ गया, पुनः H के बराबर आ गया। और ये अगर H के बराबर आ गया तो ये बात तो हमको पहले से ही पता है कि जो हमारा H है वो G का क्या है, उपग्रुप है। ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो H और K दे रखे हैं इनमें से एक दूसरे का क्या है, उपसमुच्चय, एक दूसरे का उपसमुच्चय, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि H यूनियन के G का क्या होगा, उपग्रुप होगा। इस कंडीशन में H यूनियन के G का क्या होगा, उपग्रुप होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। एक और लिख दो, यदि ध्यान देना पॉइंट लिखना इसमें अच्छा है, यदि ग्रुप G में, यदि ग्रुप G में संक्रिया प्लस हो तब H, यदि ग्रुप G में संक्रिया क्या दे रखी हो, प्लस दे रखी हो, तब H ग्रुप G का क्या होगा, उपग्रुप होगा। हाँ भाई, क्या कंडीशन दे रखी है, वही दो एलिमेंट ले लो, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, और यदि जो A माइनस B है ना ये भी किस में बिलोंग कर जाए, H में, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। ठीक है ना। A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H और A माइनस B भी किस में बिलोंग कर जाए, H में बिलोंग कर जाए, तो प्लस संक्रिया के लिए HG का क्या होगा, उपग्रुप होगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करें तो ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया ना।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि एच के, ध्यान देना, यदि एच के व एच यूनियन के जी के उचित उपग्रुप हैं, जी के उचित उपग्रुप हैं, जी के उचित उपग्रुप हैं, तब जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एच यूनियन के बराबर जी है, नंबर सेकंड एच इंटरसेक्शन के बराबर फाई है, नंबर थर्ड एच इंटरसेक्शन के बराबर ही है, और नंबर 4 दे रखा है एच सबसेट है के का, या के सबसेट है एच का। एच सबसेट है के का या के सबसेट किसका है, एच का। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे फोर्थ नंबर का सीधा ही सही हो गया, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। अगला लिखो, ए बराबर दे रखा है 4n। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बराबर तो दे रखा है 4n और n बिलोंग्स टू z है। बी बराबर दे रखा है 5n, n बिलोंग्स टू z है। पूछ क्या रहा है, तब पूर्णांकों के योग का उपग्रुप है, तब पूर्णांकों के योग का उपग्रुप है। ऑप्शन दे रखा है ए यूनियन बी प्लस के लिए, ए यूनियन बी संक्रिया प्लस है। नंबर सेकंड ए, ऐसे लिख दो चाहे इसको, नंबर सेकंड क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए, प्लस के लिए। नंबर थर्ड दे दिया ए इंटरसेक्शन बी गुना संक्रिया, और नंबर फोर्थ दे दिया इसमें सेकंड और थर्ड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए था, ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये कह रहा है कि ए बराबर ये दे दिया, बी बराबर ये दे दिया, तब पूर्णांकों के योग का उपग्रुप। अब योग के लिए कह रहा है तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। अब योग के लिए उपग्रुप कौन सा होगा, क्या इनमें से एक दूसरे का उपसमुच्चय है क्या। अरे नहीं होगा ना, 4n के कुछ अलग ही एलिमेंट आएंगे, 5n के कुछ अलग ही एलिमेंट आएंगे, तो उपसमुच्चय तो होगा नहीं, तो यूनियन भी गया। देखो ये तो पहले ही गया क्योंकि योग के लिए बात कर रहा है, ये दोबारा में गया, तो करेक्ट कौन हो गया, इंटरसेक्शन के लिए। भाई अगर 2n 4n होता तो भी ये जो आंसर है वो हमारा कहीं ना कहीं क्या होता, करेक्ट होता, ठीक है ना। लेकिन अब ये करेक्ट आंसर यूनियन में नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन भी प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, योग का उपग्रुप होगा, ठीक है ना। अगला देखो इसमें नेक्स्ट देखो, अगला है पॉइंट लिख लो चलो इसमें, चक्रीय ग्रुप का। देखो ध्यान देना, चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है।
चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। इसी तरह आबेली में भी होता है। आबेली ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, आबेली होता है। आबेली ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, आबेली होता है। लेकिन इनका विलोम सत्य नहीं होता कभी भी, इनका विलोम कभी भी सत्य होना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, लेकिन इनका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो जैसे ध्यान देना, लिख भी लेना, परंतु इनका विलोम सत्य होना, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। इनका विलोम सत्य होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे हमने जी ले लिया सपोज करो, और जी ले लिया हमने वही 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। संक्रिया क्या है, इसमें गुना है। ये खुद क्या है कि चक्रीय ग्रुप है, खुद क्या है कि चक्रीय ग्रुप है। संक्रिया गुना है और खुद क्या है कि चक्रीय ग्रुप है। अब इसका जो उपग्रुप होता है, मैंने अभी बताया था, इसका जो उपग्रुप होता है वो कौन है, 1 - 1, ठीक है ना। जो भी क्या है कि चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। ये खुद भी क्या है कि चक्रीय ग्रुप है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे इसमें भी तो -1 की कोटि 2 होती है ना, तो ये भी क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ H2 है। और -1 की कोटि क्या हो गई, एक की तो एक होती है, -1 की 2 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, एक चक्रीय ग्रुप हो गया, ठीक है ना। और यही आबेली ग्रुप में। अब दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, ये तो संतुष्ट हो गया, फिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इनको विलोम को भी दर्शा दे। जो हमें इसके विलोम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इसके लिए ट्रू है। तो इसके लिए ट्रू की बात करें तो ध्यान देना, ये एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं सममित ग्रुप, और सममित ग्रुप में भी बात कर रहा हूं मैं S3 की। अरे जानते हो ना S3 को, सममित ग्रुप S3, ठीक है ना, क्रमचयों का जो समुच्चय बनाते हैं, तो ये सममित ग्रुप S3 है, जो कि चक्रीय व आबेली ग्रुप नहीं है, जो कि चक्रीय या आबेली ग्रुप नहीं है, परंतु जो कि चक्रीय या आबेली ग्रुप नहीं है, परंतु इससे सममित ग्रुप है, S3 का उपग्रुप है। और वो ले रहा हूं मैं कौन, एकांतर ग्रुप, कौन A3, चक्रीय व आबेली होता है, चक्रीय व आबेली होता है। एकांतर ग्रुप क्या होता है, देखो ये खुद जो S3 है चक्रीय ग्रुप, ये खुद S3 क्या होता है, क्रमचयों का समुच्चय होता है, जो क्रमचय गुणा संक्रिया के लिए क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। A3 क्या होता है, समक्रमचयों का समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो A3 है ना, वो हमेशा चक्रीय भी होता है और आबेली ग्रुप भी होता है, लेकिन S3 चक्रीय और आबेली ग्रुप नहीं होता। और देख लो ये इसी का क्या है, उपग्रुप है।
तो मैंने कहा था ना कि विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो ये तो खुद चक्रीय आवेली हो गया, लेकिन ये चक्रीय या आवेली नहीं है, तो इसका विलोम सत्य नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखो आगे ध्यान देना, आगे हम पढ़ रहे हैं क्या, लैग्रांज प्रमेय।